हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि अपने अकाउंट कोड और ऑडिट कोड की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर्स की, उसी की दोस्तों कड़ी में अपने पार्ट नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उनकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम में जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम में जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आज। मिस्टर एक्स इज अंडर ऑर्डर्स ऑफ डेप्यूटेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट ऑन 30 नवंबर 2014 and he was taken on strength by the railways on 11th of December 2014. Who will bear the pay and allowances for the period from 1 दिसंबर 2014 to 10 दिसंबर 2014? क्या बोल रहा है दोस्तों? एमओडी से दोस्तों मिस्टर एक्स जो है डेपुटेशन पे गया रेलवे में। एमओडी से दोस्तों 30/11/2014 को रिलीव कर दिया और रेलवे में दोस्तों चार्ज मिल गया, इसको स्ट्रेंथ मिल गया 11/12/2014 को। दोस्तों 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो स्ट्रेंथ 1 से 10 दिसंबर तक जो दोस्तों इसका जो ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेज ऑफ सर्विसेज है, तो वो कौन बियर करेगा? हु? ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डेबिटेबल टू द बोरोइंग डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बोथ वेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज लेंट टू सिविल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पोस्ट एंड रेलवे और वाइस वर्सा आर डेबिटेबल टू द बोरोइंग डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट दोस्तों इसको बोरो कर रहा है, मतलब जिस डिपार्टमेंट के चार्ज में जा रहा है, उस डिपार्टमेंट के खर्चों से इसका उस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर से इसका ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस पे किया जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बोथ वेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज लिखा है दोस्तों, याद रखना, बहुत सी कन्फ्यूज़न है इन बातों में। डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स की बात हो गई दोस्तों, तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर डीएडी से बात करेगा तो वो डीएडी के ऑफिसर्स पर्टिकुलर लिखेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बुक्स के अंदर दी गई है, लेकिन हम इनको देख नहीं पाते। ठीक है, आप इनको तभी देख पाओगे जब आप इनका गहन अध्ययन करोगे एक एक लाइन को। ठीक है, एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा आपको, एक एक शब्द का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ऑफिसर्स जो हैं डिफेंस सर्विसेज के, वो सिविल डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक है, किसी वजह से टीडी पे गए हैं, मान लो डेपुटेशन पे बोल रहा है यहाँ पे तो ठीक है, तो पोस्ट या रेलवे का भी होता वो, या वाइस वर्सा, मतलब यहाँ से इसमें आ रहा होता डिफेंस सर्विसेज में, तो वो डेबिटेबल होता बोरोइंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नोट करके लिखना है आपको। इन केस ऑफ डीएडी पर्सोनल, ठीक है, फ़र्क आ गया ना, डीएडी पर्सोनल वाइल प्रोसीडिंग ऑन और रिवर्टिंग फ्रॉम डेपुटेशन टू अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेज एंड एडवांस ऑफ पे पेड विल बी फाइनली एडजस्टेड टू द रेस्पेक्टिव हेड्स बाय द डिपार्टमेंट विच मेक्स पेमेंट। तो दोस्तों डीएडी पर्सनल के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल प्रोसीड कर रहा है या रिवर्ट बैक कर रहा है डेपुटेशन से अदर मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका दोस्तों ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस है। और जो दोस्तों एडवांस जो उसको पे किया गया है विल बी फाइनली एडजस्टेड टू द रेस्पेक्टिव हेड्स बाय द डिपार्टमेंट विच मेक्स पेमेंट। जो डिपार्टमेंट उसको पेमेंट कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट ने उसको पेमेंट करी है, पहले पे किया है, मान लो वो डेपुटेशन पे था दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, अब इधर आ रहा है, तो जिसने पहले पेमेंट कर दी दोस्तों वो उसको पैसा देगा। ठीक है, तो इस केस में आपको याद रखना है, इसमें तो आएगा बोरोइंग डिपार्टमेंट, आपको ऑप्शन बोरोइंग डिपार्टमेंट लगाना है। इसके अंदर दोस्तों सीधी सीधी ये लाइन आएगी थी, विच डिपार्टमेंट विच मेक्स पेमेंट। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज, बोरोइंग डिपार्टमेंट, डीएडी पर्सनल, डिपार्टमेंट विच मेक्स पेमेंट। ठीक है, 2 लाइनें याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में बात की है दोस्तों। आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन तो छोटा सा, आप इतना क्यों बता रहे हो? दोस्तों ये जो सारी लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी गई है हर एग्जाम में, और मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से दोस्तों आपको इजी हो जाएगा इनको पढ़ना और याद रखना। दोस्तों अपने बुक पढ़ते हैं, जब एक बुक दोस्तों नॉवल की तरह लगेगी आपको, पढ़ते जाओगे याद कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें करके, पुराने पेपर करके, एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जब अपने बुक स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजी लगेगी, क्योंकि यही बातें वहाँ पे रिपीट होगी, तो आप बोलोगे ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ईजी लगेगा इसलिए। तो दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंसेस की बात हो रही है दोस्तों। अभी अपनों ने क्या पढ़ा? डिफेंस सर्विसेज के जो ऑफिसर जो थे उसके बारे में, और दोस्तों डीएडी के पर्सोनल के बारे में। डीएडी डिफेंस सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उसके तो दोस्तों जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है, और डीएडी पर्सोनल है दोस्तों, तो जो डिपार्टमेंट पेमेंट कर रहा है, द डिपार्टमेंट विच मेक्स पेमेंट्स, वो है दोस्तों उनका ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस पे करने के लिए। ठीक है, आगे है दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस, द ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये दोस्तों एक जनरल बात कर ली, ना तो डीएडी पर्सनल है ना ये डिफेंस सर्विसेज का ऑफिसर है। ठीक है, द ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर इज डेबिटेड टू द डिपार्टमेंट टू विच ही इज ट्रांसफर्ड। दोस्तों जिस डिपार्टमेंट वो ट्रांसफर होगा उस डिपार्टमेंट को वो डेबिट करेगा, उसके अकाउंट को। ठीक है, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस समझ में आया आपको? अगला है दोस्तों द ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर मिलिट्री स्टूडेंट अंडर ट्रेनिंग विद सर्वे पार्टीज डेबिटेबल टू द सिविल डिपार्टमेंट। ये भी दोस्तों कम से कम 10 बार पूछा गया है, ये लाइन पूछी गई है दोस्तों। जो मिलिट्री स्टूडेंट है
अंडर ट्रेनिंग है सर्वे पार्टी के साथ, उनका ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों किस डिपार्टमेंट को डेबिट करेगा, जिस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को डेबिट करेगा दोस्तों, वो सिविल डिपार्टमेंट को। इसमें दोस्तों क्वेश्चन देता है आपको डिफेंस सर्विसेज, सिविल डिपार्टमेंट और दोस्तों और कुछ दे देगा, मान लो आर्मी नेवी कुछ भी देते, तो दोस्तों आपको इसको सिविल डिपार्टमेंट टिक करना है। ठीक है, ये दोस्तों ये रेडीमेड क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद रखने हैं इनको। तो दोस्तों इसके बारे में आपको और जानना है, मेनली मैंने इंक्लूड कर दी सारी बातें, तो पैरा नंबर 51 से लेकर 55 तक अकाउंट कोड में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है जैसे मैं देख रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो दोस्तों CGDA की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन है उन पे अथॉरिटी है दोस्तों जो अकाउंट कोड की मेनली अपनी कर रहे हैं, तो वो दोस्तों सारी अथॉरिटी जो है अकाउंट कोड के रूल्स की वो गलत दी गई है। एक भी रूल्स जो है उसमें बताया गया है, मान लो 51 से 55 मैंने इसमें लिखा है, तो इसके रूलिंग दोस्तों उसमें 76 74 अलग लिख रखी है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है किताबें अपडेट हो गई और उस टाइम उस एग्ज़ाम्स के अंदर वही पैरा थे। ठीक है, तो मैं आपको अप टू डेट जो अथॉरिटी है वर्तमान में जो बुक्स हैं अपने पास जो अपडेटेड है 2020 तक, उसकी अथॉरिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है, ये भी द कन्वेंस चार्जेस ऑफ विटनेसेस समन्ड और डेबिटेड टू अटेंड अ क्रिमिनल केस, अ सिविल सूट और ए कोर्ट मार्शल। दोस्तों जो कन्वेंस चार्जेस है, आप किसी विटनेस को बुला रहे हो कोर्ट के अंदर, ठीक है, अटेंड करने के लिए कोई भी क्रिमिनल केस या सिविल सूट या कोर्ट मार्शल, तो उसका दोस्तों कौन सा डिपार्टमेंट जो है कौन सा एस्टिमेट से पेमेंट होगी उसको। ठीक है दोस्तों, क्रिमिनल केस है मान लो, तो एस्टिमेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू विच द विटनेस बिलोंग। अगर दोस्तों क्रिमिनल का केस है, क्रिमिनल केस है, तो दोस्तों इसकी पेमेंट जो है वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के एस्टिमेट से होगी जिस मिनिस्ट्री से विटनेस बिलोंग करता है। और दोस्तों अगर सिविल सूट है तो एस्टिमेट्स टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विच इज़ ए पार्टी टू द केस। दोस्तों जिस केस से वो पार्टी है तो वो पेमेंट करेगी उस विटनेस की, सिविल सूट होगा तो। अगर कोर्ट मार्शल है तो दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टिमेट। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो इसको याद रखने की ज़रूरत है आपको, कोर्ट मार्शल। ठीक है, इसको ये याद हो गया, कोर्ट मार्शल डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से होगा। ठीक है, और दोस्तों सिविल सूट है तो जो पार्टी जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है तो विटनेस जो होगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी उन्हीं के एस्टिमेट से। और दोस्तों कोई क्रिमिनल का केस है तो जिस डिपार्टमेंट से विटनेस बिलोंग करता है वो डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, याद हुआ आपको। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, व्हेन डिड द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स बिगिन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ राइट एनी 3 सेलिएंट फीचर इन द ऑफ द स्कीम। दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन कब हुआ और उसके सेलिएंट फीचर लिखने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आते हैं देखिए एग्जाम्स में। ठीक है, अपने इनको कई बार हल्के में ले लेते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है, तो दोस्तों ये कोई छोटी घटना नहीं थी, वो काफ़ी बड़ी घटना थी। और दोस्तों जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर था, जो हॉल ऑफ द इंडिया हैज़ बीन चेंज्ड आफ्टर द 1976। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी वो अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, उसके जो पेमेंट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें होती थी। इसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो देखिए क्या है दोस्तों, 1976 में तो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हुआ। ठीक है, इसका आंसर तो ये आ गया। और दोस्तों इसके बारे में बोलता सेलिएंट फीचर्स देने हैं कि क्या हुआ इसके अंदर, तो वो है द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री शैल एक्ट एज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी एंड डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एंड विद द असिस्टेंट्स ऑफ द IFA ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। जो दोस्तों डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो थे वो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बन गए। ठीक है, और उन्होंने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया थ्रू एन असिस्टेंस ऑफ द IFA के असिस्टेंस से दोस्तों, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक, कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की ईजी है। आगे चलते हैं दोस्तों, IFA शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। ठीक है दोस्तों, IFA जो था किसी कंसर्न मिनिस्ट्री का वो बजट बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बजट टू द वेरियस विंग में बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अरेंजिंग पेमेंट्स टू वेरियस एंटिटी। ठीक है, अरेंजिंग पेमेंट्स थ्रू पे एंड अलाउंसेस ऑफिसर्स, कंपाइलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो उनके इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर थे, जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, मान लो अपने केस में बात करें जो FADS था, ठीक है, उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो FADS अब अपने डिपार्टमेंट में उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाता है, आगे वो CGDA को ट्रांसफ़र करता है, CGDA आगे PCDA को करता है। ठीक है, वो बात की बातें हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन में ऐसा डिसाइड हुआ। ठीक है, वो इंटरनल डिपार्टमेंट की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि FADS को कैसे काम करवाना है। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज ऑफ करेगा। आगे चलिए दोस्तों, पेमेंट्स एंड अकाउंटिंग फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विल बी डिस्चार्ज थ्रू डिपार्टमेंट्स टेल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स। दोस्तों पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स बन गए और दोस्तों जो अपने बंदे थे उनको उसी से पेमेंट वो करने लग गए। ठीक है, इजी है। द पेमेंट्स एज वेल एज द रिसिप्ट्स ट्रांजेक्शन्स विल बी ट्रांजेक्टेड एट द ब्रांचेज ऑफ RBI एंड SBI एंड सब्सिडरीज। दोस्तों जो है सभी जो डिपार्टमेंट से थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, SBI और RBI में दोस्तों उनका खाता खोल दिया गया। ठीक है, और दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी, जो पेमेंट से रिलेटेड, मान लो तनख्वाह देनी है, ठीक है, तो बैंकों का यूज़ हुआ मेनली। ठीक है, तो बैंकों को इसके अंदर लाया गया, इंक्लूड किया गया, RBI SBI और इसकी सब्सिडरी को। आगे दोस्तों, द रीजनल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज विल कंपाइल द अकाउंट्स ऑफ द रीजन एंड रेंडर देम टू द सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस एट द हेडक्वार्टर विच विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट्स। सेम है, मान लो अपने दोस्तों मान लो कोई सब है ऑफिस है, वो अपने एरिया के
अपने रीजन के पर्टिकुलर रीजन के अकाउंट्स कलेक्ट करेगा, उनको कहाँ सेंड करेगा दोस्तों, अपने रीजनल सीडीए या पीसीडीए को, और रीजनल पीसीडीए सीडीए दोस्तों सारे मिलकर सीजीडीए को करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब अपने एक रीजन के बेस पर अकाउंट कलेक्ट करने हैं और उनको अपने सेंटर लेवल हेडक्वार्टर लेवल तक दोस्तों ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मैंने कुछ फुल फॉर्म्स ली हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। आरसीसी की दोस्तों बीआरओ से रिलेटेड है मेनली। आरसीसी दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, टीएफसी यानी टास्क फोर्स कमांडर, बीआरडीबी बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, और दोस्तों डीजी बीआर मतलब डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, ए सैंक्शन इज सबमिटेड बाय द यूजर यूनिट टू ए सीडीए while submitting the claim for payment, but no sanction has been received by the CDA from sanctioning authority. CDA declines to accept the sanction, stating that it has not been received through sanctioning authority. Please comment. दोस्तों क्या होता है, एक यूनिट जो है वो CDA को क्लेम पेश करती है, ठीक है, पेमेंट के लिए, बट जो है CDA क्या बोलता है दोस्तों, ये तो सैंक्शन दे दी इन्होंने तो, और CDA क्या बोलता है दोस्तों, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसने मुझे सैंक्शन नहीं दी। ठीक है, तो इस पर आपसे कमेंट मांगा है कि जो CDA PCDA का जो क्या करेगा इस पर। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द CDA PCDA, नो ऑर्डर ऑफ सैंक्शन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑडिट अनलेस इट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम और थ्रू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। दोस्तों जब तक सैंक्शनिंग अथॉरिटी से CDA PCDA के पास ओरिजिनल सैंक्शन नहीं आती वो इस बिल को पास नहीं कर सकते। ठीक है, नियम क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द CDA PCDA, मान लो स्पेशल ऑर्डर्स गिवन हैं तब इसको पास कर सकता है, वरना सैंक्शनिंग अथॉरिटी से उनको सैंक्शन चाहिए। तो दोस्तों पैरा नंबर 36 ऑफ द ऑडिट कोड में जाओगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, DGADS कैरीज आउट द टेस्ट ऑडिट ओवर द ऑडिट ऑफ दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड फंड अकाउंट्स कंडक्टेड बाय DAD। कमेंट। दोस्तों क्या है, जो DGADS है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज, ये एक टेस्ट ऑडिट कैरी आउट कर रहा है ओवर द ऑडिट ऑफ दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड फंड अकाउंट, जिसकी ऑडिट दोस्तों DAD ऑलरेडी करता है, उसकी ऑडिट कर रहा है। ठीक है, तो इस पर कमेंट बोल रहा है, पैरा नंबर 7 ऑफ द ऑडिट कोड इसकी अथॉरिटी है, ऑडिट ऑफ द कंटोनमेंट बोर्ड फंड अकाउंट कंडक्टेड बाय DAD इज नॉट सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑडिट बाय द DGADS। ठीक है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड क्या करता है दोस्तों, पे ऑडिट फीस टू DAD। दोस्तों जो कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उसके अंदर दोस्तों DAD जो है इसकी ऑडिट करता है, और दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड जो है ऑडिट फीस पे करते हैं DAD को। तो दोस्तों इनकी ऑडिट जो है DGADS नहीं करेगा, ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, और पैरा 7 ऑफ द ऑडिट कोड जाके आप इसकी अथॉरिटी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।